हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर यानी हम बात कर रहे कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। बेसिकली आपको ध्यान से सुनना है कि कार्यपालिका नियमों और कानूनों को लागू करता है, इसलिए हम इसको कार्यपालिका कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। प्राचीन या मध्यकाल में सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग कानून बनाना, लागू करना, न्याय करना किसका काम था? राजा का काम था। लेकिन आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो सरकार के कामों को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका की होती है। इसलिए आमतौर पर हम कार्यपालिका को ही सरकार समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि कार्यपालिका का जो हेड होता है वो हेड कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। बच्चों, अब हम बात करें कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है। कि सरकार का वह अंग जो नियमों और कानूनों को लागू करता है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो कार्य कानून को लागू करना होता है, जैसे एसडीएम, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, यानी इसमें अध्यापक भी आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे जो गवर्नमेंट पद पे रहते हैं, वो जो कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे इसे और अच्छे से हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे थे कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली आपको तो पता ही होगा कि कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। एक संसदीय शासन प्रणाली, एक अध्यात्मक शासन प्रणाली, तीसरी क्या कहती है? अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली। अब हम बात करते हैं कि इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली, अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे कि सभी देशों में एक ही प्रकार की कार्यपालिका नहीं होती। कार्यपालिका के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा प्यारे बच्चों? तो संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा कौन सा? अध्यात्मक शासन प्रणाली। तीसरा क्या है? अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? प्रधान होता है, यानी मुखिया होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सारी शक्तियां अगर देखा जाए तो वास्तविक जो शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के पास होती है, और देश पर शासन किसका होता है? प्रधानमंत्री का। जबकि वास्तविक जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाए तो जर्मनी, जापान, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि कई देशों में ये पाई गई है। तो ये कुछ उदाहरण थे प्यारे बच्चों कि संसदीय शासन प्रणाली को कौन कौन से देशों में अपनाया गया। तो आपको याद रखना है, जर्मनी, जापान, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि कई देशों में इसको अपनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अध्यात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही मुखिया होता है। बेसिकली आपको ध्यान से सुनना है कि किसी भी राज्य में अगर मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया है तो वहां पे राष्ट्रपति का शासन चलता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। देखो, वो तो राज्य और सरकार दोनों का क्या होता है? मुखिया होता है। इसलिए देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो पद होता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे लिख लेना है अध्यात्मक शासन प्रणाली में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के कई देशों में ये पाई गई है। प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली क्या है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल के हो सकते हैं। अगर एक ही दल के होते हैं तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और अच्छे तरीके से ये शासन भी करते हैं। लेकिन जब भी कभी वे दोनों अलग अलग दलों के होते हैं तो उनके आपस में विरोध हो सकता है, विरोधाभास की नीति होती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अध्यात्मक शासन, अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों ने अपना रखा है। तो फ्रांस, रूस, श्रीलंका में अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कार्यपालिका के प्रकार वही है, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यात्मक शासन प्रणाली और अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली।
तो पहला पढ़ लेते हैं कि संसदीय प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। अब ध्यान से सुनना कि संसदीय शासन प्रणाली के तहत क्या बोला जाता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, यानी हम बात करें कि संसद में बहुमत दल का क्या होता है, ये नेता होता है। वह विधायिका के प्रति क्या करता है, उत्तरदायित्व होता है। देश का प्रमुख राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे देश में, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ब्रिटेन में क्या पाया गया है, महारानी का शासन होता है, और हमारे भारत में क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का शासन होता है वहां पे। यानी हम बात करते हैं कि सारी जो शक्तियां होती है, वास्तविक जो शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि अध्यात्मक शासन प्रणाली, राष्ट्रपति देश का क्या होता है, प्रमुख होता है भाई, और राष्ट्रपति सरकार का भी क्या होता है, प्रमुख होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में क्या बताया गया कि जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है यानी मुखिया होता है मान लीजिए, और राष्ट्रपति सरकार का क्या होता है, वो भी सरकार का मुखिया होता है, देश का भी मुखिया, सरकार का भी मुखिया। तो राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से ही होता है, और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, जैसे कि अमेरिका के और ब्राजील के देशों में देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अर्ध अध्यात्मक शासन क्या है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, इसमें भी सेम बताया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। देखो ऊपर वाले में क्या बोला कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सरकार का प्रमुख हूँ। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद विधायिका के प्रति क्या करते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो ये फ्रांस के देशों में पाया गया है और श्रीलंका के देशों में पाया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका के अर्ध अध्यात्मक कार्यपालिका की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम बात करें कि अर्ध अध्यात्मक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही शक्तिशाली होते हैं। राष्ट्रपति देश का क्या होता है भाई, प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री देखा जाए तो सरकार का प्रमुख होता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दल के हो सकते हैं। आपको यहाँ पे दल लिख लेना है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस लाइन में आपको क्या लिखना है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद में बहुमत दल के सदस्य में से प्रधानमंत्री को क्या करता है, चुनता है। आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैंने अभी बातें बोली हैं आप लिख लीजिएगा उसे। तो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पदों से हटा सकता है। बात तो बिल्कुल सही कहा गया है कि राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेना का भी क्या होता है, मुखिया होता है यानी सेनापति का, और सरकार का क्या होता है, ये प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा 6 साल के लिए किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है भाई, ये श्रीलंका में है अर्ध अध्यात्मक शासन प्रणाली, लेकिन संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। बहुत आसान है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है सीधे जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, जैसे कि हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल है। हम बात करते हैं, ध्यान से आप सुनना, संसद के कितने सदन है, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो यहाँ पे क्या होता है कि चुनने की विधि जो होती है वो जनता द्वारा नहीं होती है, किसके द्वारा होती है, एमएलए के द्वारा होती है, एमपी द्वारा होती है। तो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, योग्यता क्या है, वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष का हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया यानी कहने का मतलब कि कंगाल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सेम वही प्रोसेस है, वही है।
तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति की मृत्यु यानी त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा उसे हटाए जाने पर राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। ध्यान से सुनना कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है तो या हम कह सकते हैं कि महाभियोग द्वारा उसे हटाए जाने पर राष्ट्रपति के पद पर कार्य कौन करेगा? जब वो पद खाली हो जाएगा तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अब हम बात करते हैं योग्यता। पहले तो हम बात करें कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। इससे पहले भी वे स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं या उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनका पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अथवा संविधान का अगर वो उल्लंघन करते हैं या फिर योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है। जब किसी बड़े अधिकारी के समक्ष अपराध का दोष रोपण करता है, बीच बचाव करता है, तो इसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे मान लीजिएगा कि कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति अपराधी है, राष्ट्रपति उसका फेवर करता है, तो इसे महाभियोग द्वारा बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसी दिन से उसके पद से हटा दिया जाता है। महाभियोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति को पद से हटने की विधि क्या है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। यानी राज्यसभा में बहुमत से लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है, तब जाकर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जब वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता हो, पूर्ण बहुमत दल का नेता हो। यदि किसी दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं तो राष्ट्रपति ये तय कर सकता है कि भाई किसको प्रधानमंत्री बनाना है, जिससे वह सरकार बनाने के योग्य समझता है। यानी राष्ट्रपति ये कहता है कि अगर सरकार बनाने योग्य मैं समझता हूं तो भाई मैं किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता हूं। 1998 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 251 सीटें मिली थी, जो बहुमत से 21 सीटें कम थी। राष्ट्रपति नारायण ने बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उनको कहा गया कि भाई 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था इनको, लेकिन ये बहुमत साबित ना कर पाए। इन कारणों की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को त्यागपत्र देना पड़ा। इस तरह अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों 2014 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियों और स्थिति का वर्णन करें। या हम ये भी कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिकाओं का भी वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों हम बात करें कि भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में क्या होता है? सर्वोच्च स्थान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल ही राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां होती है और राष्ट्रपति के पास नामात्र की शक्तियां होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मंत्रिमंडल ही क्या करता है कि राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। इस तरह अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से सभी शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्री परिषद जो होती है ना भंग हो जाती है। मंत्री की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है तो मंत्री परिषद में केवल एक स्थान खाली रह जाता है। तो अतः प्रधानमंत्री के बिना मंत्री परिषद का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे दिया जाता है तो मंत्री परिषद क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का क्या करता है? निर्माण करता है, उसकी बैठकें बुलाता है और उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं
और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का क्या होता है, मुख्य सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का क्या होता है, मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री से पूछकर करेगा या सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री संसद का क्या होता है, सर्वोच्च नेता होता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का काम करता है तथा सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री देश का नेता होता है। वह विदेश नीति और विदेशी संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जैसे हम बात करें कि प्रधानमंत्री जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो विदेशों में भी भ्रमण करते हैं, अच्छे संबंध भी बनाते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं तथा विश्व के नेताओं से विचार विमर्श करते हैं। चुनाव में लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं। जबकि देश पर किसी तरह का कोई संकट आ जाता है तो पूरा देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है। जैसे आज के टाइम देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से हमारे जितने भी देशवासी हैं यही उम्मीद लगाते हैं कि प्रधानमंत्री से ये आशा की जा सकती है कि वे देश को उस संकट से मुक्ति दिलाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि स्थिति क्या है आजकल की। तो गठबंधन की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि अब उसे सरकार चलाने के लिए गठबंधन के अन्य दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक ही दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलता है, प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।